दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के बारे में। दोस्तों पश्चिम बंगाल में 2026 में अप्रैल महीने में चुनाव होने जा रहे हैं। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो फेजेस में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं। और जैसे ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा की, पूरा के पूरा पश्चिम बंगाल का प्रशासन जो है चुनाव आयोग के कंट्रोल में आ जाता है। ये नियम है। और जिस किसी स्टेट में भी चुनाव होता है तो चुनाव आयोग क्या करता है कि वहां के जितने भी अधिकारी हैं उनका फीडबैक उनके पास पहले से ही रहता है, और जो उन्हें लगता है कि अधिकारी सही से काम नहीं कर पा रहे हैं उनका वो तबादला कर देते हैं। यही हाल हुआ है पश्चिम बंगाल के केस में। तो चुनाव आयोग को जैसे ही ये अधिकार मिला कि वो अधिकारियों का ट्रांसफर और तबादला कर सकते हैं, तो सबसे पहले ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल सरकार के चीफ सेक्रेटरी का तबादला किया और उसके बाद गृह सचिव का भी तबादला हो जाता है। इसके साथ ही डीजीपी, पश्चिम बंगाल डीजीपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता, इन सब का तबादला हो जाता है। और चुनाव आयोग इस बार पश्चिम बंगाल में स्वच्छ चुनाव कराने के लिए समझ लीजिए कि आतुर है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग चाह रहा है कि इस बार बिना किसी हिंसा के, बिना किसी सरकारी रुकावट के पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न हो। इसके लिए चुनाव आयोग ने ऐसा आदेश दिया है कि जिस दिन हम बोले उसी दिन आपको ज्वाइन करना है। तो जिन अधिकारियों का तबादला होने के बाद नए अधिकारी जो वहां गए हैं वो उसी दिन सेम डे वहां जाकर ज्वाइनिंग भी करते हैं। उसके बाद चुनाव आयोग अपने द्वारा अपॉइंटेड जो ऑफिसर्स थे उनसे एक लिस्ट मांगते हैं कि आप मुझे 48 घंटे के भीतर ये पता करके बताइए कि कितने ऐसे पुलिस अधिकारी हैं, कितने ऐसे और अधिकारी हैं जो 2016 और 2021 में प्री पोल्स और पोस्ट पोल वायलेंस में स्थिति को सुधारने में नाकाम रहे थे। तो चूंकि अब अफसर हैं तो उनके प्रति, चुनाव आयोग के प्रति उनकी जिम्मेदारी होती है, तो उन्होंने सबका नाम लिखकर चुनाव आयोग को दे दिया। और चुनाव आयोग ने एक झटके में बहुत से जिले के जिला अधिकारी, एसपी, डीएसपी, सारे टॉप लेवल के अधिकारी जो होते हैं उन सब का तबादला एक झटके में कर दिया। और चुनाव आयोग ने इस बार मेक श्योर किया है कि अगर इस बार उन्होंने ऐसा कुछ किया, अब चुनाव में प्री पोल या पोस्ट पोल वायलेंस होता है, चुनाव में किसी भी तरह का असामाजिक तत्व अपरोध उत्पन्न करने की कोशिश भी करते हैं, तो जो कोई भी अधिकारी इसका सहयोग करेगा, असामाजिक तत्वों का सहयोग करेगा, उनकी नौकरी खा जाएंगे वो। उन्होंने लिखा है दे विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अप टू टर्मिनेशन। तो ऐसे में चुनाव आयोग इस इंश्योर करना चाहता है कि स्वच्छ माहौल में, भय मुक्त माहौल में पश्चिम बंगाल का चुनाव संपन्न हो। जैसा कि पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है, वहां पर एक छोटे से पंचायत के चुनाव में बम चलते हैं। आप लोगों ने, मैंने टीवी पर इसके फुटेज देखे हैं। और ममता बनर्जी की सरकार, वहां का प्रशासन मूक दर्शक बनकर रहती है। कितने पुलिस वालों का मैंने इंटरव्यू सुना है कि वो कहते हैं कि अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता छोड़िए उनको गुंडे कहिए, उनके जो गुंडे हैं वो आते हैं और पुलिस वालों को धमकाते हैं और मारते भी हैं। पुलिस वाले भी बेबस हैं, पुलिस वाले भी अपनी नौकरी जो है सही से करना चाहते हैं, लेकिन टीएमसी का ऐसा पश्चिम बंगाल में आतंक फैला हुआ है
कि पुलिस वाले भी अब चाह रहे हैं कि ये सरकार से, यहां से किसी तरह ये सरकार जाए। जितना दुर्गति पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार ने 35 साल में किया, 15 साल में ही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की वो दुर्गति पे लाके रख दिया है। अब जब अपने जितने भी चहेते अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं। वो कह रही हैं कि ऐसा करना अधिकार में है ही नहीं। ऐप कह रही है कि पहले तो हमसे पूछते भी थे कम से कम, अब तो चुनाव आयोग पूछा भी नहीं, सीधा उन्होंने तबादला कर दिया। तो एक बात बताइए ममता बनर्जी, आप तो एक मुख्य चुनाव अधिकारी जो है ज्ञानेश कुमार, उनके साथ अच्छा संबंध भी नहीं रखते हैं। अगर वो कोलकाता जाते हैं अपने किसी मीटिंग में, मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, तो आपके गुंडे जो हैं वहां ज्ञानेश कुमार गो बैक, ज्ञानेश कुमार मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी का बोर्ड लेकर उनका विरोध करते हैं। और आप चाहते हैं कि ज्ञानेश कुमार आपसे पूछ करे, तबादला करे। क्या बात है ममता बनर्जी, ऐसा तो मैंने पहली बार सुना है कि आप किसी को लाठी से मारें, आप किसी को बेइज्जती करें, और आप चाह रहे हैं कि दूसरा सामने से मेरे से इज्जत से बातें करे। वाह ममता बनर्जी, दुनिया में सबसे होशियार आप ही हैं, अरविंद केजरीवाल के बाद होशियार आप ही हैं। तो ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनाव के समय ट्रांसफर पोस्टिंग करने का पूरा कंट्रोल चुनाव आयोग के पास होता है, और चुनाव आयोग बिल्कुल इसके लिए स्वतंत्र है। आपसे रिकमेंडेशन मांगना उनका मतलब कि मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। और जब आप चुनाव आयोग के साथ मधुर संबंध बनाकर नहीं रखेंगी तो आपसे कोई क्यों पूछेगा। चुनाव आयोग के खिलाफ मानहानि का केस और महाभियोग का केस आप लोकसभा में चलाने का नोटिस दे दिए हैं, उसके ऊपर भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि चूंकि इनके ऊपर महाभियोग चल रहा है, इनका नोटिस दिया जा चुका है, तो ज्ञानेश कुमार कैसे काम कर सकते हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। सोचिए, इनको ज्ञानेश कुमार से इतनी दिक्कत है और ज्ञानेश कुमार भी बिल्कुल अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं। वो जान रहे हैं कि उनके इस कर्तव्य पथ में बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारे सूल हैं, लेकिन वो सारे दर्द को सहते हुए, सारे सूल को अपने में लेते हुए चल रहे हैं, अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं ऐसे। लेकिन इसके साथ ही चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी के खिलाफ भी एक शब्द नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्यों के प्रति बोलते हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं और जिसका पालन वो कर रहे हैं। अगर आप ममता बनर्जी उनके साथ मधुर संबंध रखते तो हो सकता है कि आपसे पूछ भी लेते कि हाँ, आप अपने अफसरों की लिस्ट दीजिए, हम उसमें से किसी एक को अपॉइंट कर देंगे। लेकिन चूंकि आप ज्ञानेश कुमार के साथ मधुर संबंध रखे ही नहीं, तो ज्ञानेश कुमार अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आई बात समझ में? अच्छा, इसके साथ ममता बनर्जी के साथ एक और खेला हो गया है ईडी के साथ सुप्रीम कोर्ट में। ईडी जो है, ममता बनर्जी ने ईडी जो गई थी आईपैक के दफ्तर में रेड मारने के लिए, तो ममता बनर्जी वहां पहुंच जाती है। तो ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया है ममता बनर्जी ने, इनके खिलाफ एक एफआईआर होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के वकील ने यह कहा कि चूंकि ईडी एक संस्था है, एक इंडिविजुअल नहीं है, तो इनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है, इसीलिए ईडी जो एक केस है आप सुप्रीम कोर्ट में डाला है, ये मेंटेनेबल है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील को फटकार लगाया कि आप हमें कानून न समझाएं, और जो ये चाह रहे थे कि ईडी की मांग को खारिज कर दिया जाए, ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी तो बाद में घेरेगी। मुझे लग रहा है कि पहले ईडी ने ही उनके खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है। देखिए दोस्तों, एक बात तो कंफर्म है, ममता बनर्जी फेयर इलेक्शन से तो चुनाव नहीं जीतती है।
ममता बनर्जी बेईमानी के और घुसपैठियों के वोट से जीतती है, ये बात तो कन्फर्म है। अगर आपको भी लगता है ये बात कन्फर्म है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा, उसके बाद पहले तो चुनाव आयोग ने एसआईआर करके उनके जो घुसपैठिया वोट है उसको उन्होंने रोक दिया। कम से कम मैं कह रहा हूं 70 से 80 लाख घुसपैठिए, जिसमें 11 लाख तो सिर्फ और सिर्फ मुर्शिदाबाद में हैं। सोचिए, पश्चिम बंगाल के 85 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं का, घुसपैठियों का बोलबाला है, और उस 85 में से 75 सीट जो है ममता बनर्जी जीतती है। तो सोचिए, ममता बनर्जी का गिनती तो 75 से स्टार्ट ही होता है। समझ रहे हैं ना आप क्रिटिकलिटी। और उस एरिया में जहां पर 75 सीट ममता बनर्जी जीतती है, वहां पर 11 लाख सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में वोट कटे हैं। और इस तरह मतलब कि उस 85 कंस्टिट्यूंसी में मिला जुलाकर 20 लाख तो सिर्फ वहीं से वोट कटे हैं। तो ममता बनर्जी तो छटपटाएगी ही ना। और ये वही चाह रही है कि जितने भी घुसपैठिए का वोटर लिस्ट से नाम कटा है सबका नाम वापस जुड़ जाए और वो फिर जीत जाएगी। तो दोस्तों, अगर सही से एसआईआर हुआ है तो ममता बनर्जी वापस तो नहीं आने जा रही है। और मेरा पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं से ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग देखिए, अन्य स्टेट से कंपेयर कीजिए अपने स्टेट को इन टर्म्स ऑफ ऑल डेवलपमेंट पैरामीटर्स, और आप देखिए कि आपका स्टेट कहां खड़ा है। आप मेरे से एक पीढ़ी ऊपर आप जाइए, उस समय आप ज्यादा नहीं 80s में या फिर 70s में, आज से 50 साल पहले, सिर्फ और सिर्फ 50 साल पहले शहर का मतलब होता था कलकत्ता। आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा कि हीरो जो है नौकरी करने के लिए कलकत्ता ही जाता था। और लेकिन उसके बाद लेफ्ट की सरकार आती है, उसने पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल को बर्बाद करके रख दिया। उसके बाद लोग जो है कलकत्ता जाना छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है 90 के दौर में लोग फिर दिल्ली और मुंबई की ओर जाना शुरू किया। और आज के डेट में क्या हो रहा है कि पश्चिम बंगाल से लोग निकलकर बेंगलुरु, तेलंगाना, आंध्रा, इधर जाकर लोग काम कर रहे हैं। तो आपको अगर इस सिचुएशन से मुक्ति पाना है तो आप देखिए कि कौन सी सरकार आपके लिए सही है। जो सरकार आपके लिए सही है आप उन्हीं को वोट कीजिए। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।